स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इस चैप्टर में हमें बेसिकली नापना होता है कि कितनी हीट दी, कितना टेम्परेचर राइज हुआ। तो सबसे पहले नाप लेते हैं हीट को। तो हीट को हम लिखते हैं क्यू से। ओके, क्यू यानी कि हमने किसी चीज़ को गर्म करने के लिए हीट दी। अगर मान लो मेरे पास यहाँ पर एक इस तरीके से बीकर है, मैं उसमें कुछ पानी भरा हुआ है और मैं उसको गर्म करता हूँ, तो मैंने जो हीट दी है वो यहाँ से जो हीट एनर्जी दी है वो हो जाती है क्यू। दिस इज हीट। उसके कारण इसका कुछ टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये हीट किसके प्रोपोर्शनल होती है? हम देखते हैं कि यहाँ पर जितना ज़्यादा पानी होगा उतनी ज़्यादा हमें हीट देनी होगी उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर पहली बात तो ये मास के प्रोपोर्शनल होगी। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ, Q इज प्रोपोर्शनल टू मास। अच्छा, मुझे अगर ज़्यादा टेम्परेचर राइज करना है तो मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ से मुझे और एक चीज़ पता चलती है कि जो हीट देनी होगी इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। इसका कितना टेम्परेचर मुझे चेंज करना है। यहाँ पर दो ही हमें फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला जाता है, यहाँ पे दो प्रोपोर्शनैलिटी वाली चीज़ है। तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। यहाँ पर S एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, ये किस पे डिपेंड करेगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? अलग अलग मटेरियल्स पे अलग अलग हमें एन अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है ना, दिस इज मटेरियल डिपेंडेंट। मटेरियल डिपेंडेंट। इसी को मैं अगर रीअरेंज कर दूं तो मुझे S मिलता है, S इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय M डेल्टा T। यहाँ से स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन निकलती है जो कि हमें टेक्स्ट बुक्स में देखने को मिलती है। क्या हो जाएगी? S यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री एंड फॉर 1 किलोग्राम। तो इसको 1 डिग्री और 1 किलोग्राम को क्या बोलते हैं? यूनिट चेंज इन टेम्परेचर एंड यूनिट मास अमाउंट अगर लिया जाए तो इसकी टेक्स्ट बुक वाली जो डेफिनेशन है वो हो जाती है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड। एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड का मतलब क्या? गर्म कर रहे हैं उसे तो वो एब्जॉर्ब कर लेगी, अगर उसे हम ठंडा कर रहे हैं तो उससे हीट बाहर निकलेगी, या फिर बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट ने हीट को रिजेक्ट कर दिया है, बाहर निकाल दिया है। कितनी हीट चाहिए टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 यूनिट। ये हो गई हमारी टेक्स्ट बुक बेस्ड डेफिनेशन। अच्छा, अब देखते हैं इसकी यूनिट्स क्या हो जाने वाली है। देखो, हमारे पास ये होता है जूल में होती है एनर्जी, नीचे है किलोग्राम, नीचे फिर टेम्परेचर भी है। टेम्परेचर हो सकता है डिग्री सेल्सियस में हो या फिर केल्विन में हो। एनर्जी भी हो सकता है जूल में हो या फिर कैलोरी में हो। तो हमारे पास कुछ यूनिट्स आ जाती हैं, लेकिन इसकी जो एसआई यूनिट है वो हो जाएगी जूल पर किलोग्राम केल्विन। और हमारे पास दूसरी जो यूनिट्स होती हैं वो हो जाएंगी, मान लो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, या फिर कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, या फिर किलो कैलोरी पर किलोग्राम केल्विन। कुछ भी इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना करके बहुत सारी यूनिट्स यहाँ पर बना सकते हो। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसके डायमेंशंस भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर देखो, हमारे पास डायमेंशंस ऑफ एस अगर मैं लिखूं तो वो क्या हो जाएंगे? ऊपर हमारे पास एनर्जी है जो होती है mL2T-2। तो यहाँ पर लिख देंगे हम mL2T-2। नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास है मास, यानी कि वो m है। और है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को किस तरीके से लिखते हैं? कुछ लोग थीटा लिखते हैं, कुछ लोग Q लिखते हैं, कुछ लोग K लिखते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। मान लो हमने लिख दिया K, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? m से m देखो यहाँ पर इस तरीके से कट जाएगा, हमारे पास वैल्यू हो जाएगी L2T-2 K-1। ये हो जाती है हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के डायमेंशन। इसकी कुछ सैम्पल वैल्यूज देख लें। हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक सब्सटेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें वो हमें याद रखनी भी होती है। तो मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर
उसकी वैल्यू बता देता हूँ। वो होती है अप्रॉक्सीमेटली 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, या फिर यही वैल्यू होती है हमारी 1000 कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें ये वैल्यू याद रखनी चाहिए। जल्दी से एक सिंपल सा सवाल कर लेते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन जूल एंड इन केल्विन टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ वाटर बाई 4 डिग्री सेल्सियस। तो देखो बहुत ही सिंपल है। फॉर्मूला हमारे पास है Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। हीट चाहिए हमें, मास कितना है 5 किलोग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हमें दी हुई है, यहाँ पर नहीं दी हुई है, लेकिन हमें याद रखना है। अच्छा, पहले हम जूल में निकाल रहे हैं तो जूल वाली वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर होती है 4200 या फिर 4.2 किलो जूल भी आप इसको लिख सकते हो पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। और चेंज इन टेम्परेचर कितना है 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कट जाता है, किलोग्राम से किलोग्राम कट जाता है, और यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाती है 5 इंटू 4 20 इंटू 4200 जूल विच इज इक्वल टू 84000 जूल, या फिर आप इसको लिख सकते हो 84 किलो जूल। ये हमारा आंसर आ जाता है। दोबारा देख लेते हैं दूसरा पार्ट जिस पर हमें कैलोरी में आंसर पूछा है। सेम फॉर्मूला है MS डेल्टा T। फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, सिर्फ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू चेंज हो जाती है। मास कितना है वही 5 किलोग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलोरी में कितनी होती है, वो हो जाती है 1000 कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, या फिर सिर्फ 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस बार मैं मान लो लिख देता हूँ 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। मल्टीप्लाई कर दो आप इसको 4 डिग्री सेल्सियस से, तो डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कट गया। और इस बार हमारे पास ग्राम है, ऊपर किलोग्राम है, तो जब आप इसको काटोगे तो यहाँ 1000 आ जाएगा, है ना। तो फिर से वैल्यू आ जाती है 5000 मल्टीप्लाइड बाय 4 कैलोरी, या फिर ये हो जाता है हमारे पास 20,000 कैलोरी, या फिर आप इसी को लिख सकते हो 20 किलो कैलोरी। ये बहुत ही आसान सा सबसे बेसिक सवाल था हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। हमारे पास है फॉर्मूला Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। यहाँ पर फील लेने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो मैं इसी को घुमा फिरा के लिख सकता हूँ S इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय M डेल्टा D। दोनों तरीके से फील लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला फील वाला पॉइंट, क्या S की वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है? क्या किसी चीज़ की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। आप इसको ऐसे समझो, जो हमारा सराउंडिंग होती है, या फिर जो इसको हम हीट सोर्स या हीट सिंक बोलते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? हीट सिंक यानी उसमें कितनी भी हीट में डालते जाओ वो लेता चला जाएगा, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है ना। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, हमारे पास समुद्र है, तो समुद्र में कितना भी आप पानी डालते रहो उसका लेवल राइज नहीं होता। इसी तरीके से समुद्र में आप हीटर रॉड लगा के बैठ जाओ, समुद्र का टेम्परेचर राइज नहीं होता। लोकली थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन आइडियली देखा जाए तो समुद्र का टेम्परेचर हम इंसान लोग राइज नहीं कर सकते। तो उस केस में प्रैक्टिकली हम बोल देंगे S की वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है, या फिर हम बोल देंगे कि हीट सोर्स या फिर सिंक के लिए ऐसा हो सकता है। इन्हीं को हम बोलते हैं सराउंडिंग्स। ओके, एक और केस हो सकता है जब हमारे पास फेज चेंज हो रहा हो। फेज चेंज का मतलब क्या है? जिस वक्त हमारा वाटर बॉईल होता है तो हमारे पास वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, हम गर्म करे जा रहे हैं, हीट दिए जा रहे हैं, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, उसका फेज चेंज हो जाता है। तो टेक्निकली हम देखें तो उसको कितनी भी हीट देते चले जाओ, ये वैल्यू तो आ जाती है 0। इसका मतलब ये टोटल वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट। तो ये भी बोलने के लिए बोला जा सकता है कि फेज चेंज के दौरान हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। अब एक बात बताओ, क्या S की वैल्यू 0 हो सकती है? प्रैक्टिकली हम कहाँ पर देखते हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ? S की वैल्यू 0 है, इसका मतलब हमारे पास Q की वैल्यू 0 होगी, डेल्टा T की कुछ भी वैल्यू हो जाए, है ना। S की वैल्यू अगर 0 है तो डेल्टा T की कुछ भी वैल्यू, Q की वैल्यू 0 होगी।
यानी हमें टेम्परेचर चेंज करने के लिए हीट देनी नहीं पड़ रही। प्रैक्टिकल सेंस में समझेंगे तो बहुत थोड़ी सी भी हीट दो तो भी उसका टेम्परेचर तुरंत चेंज हो जाता है, जितना भी इक्विलिब्रियम वैल्यू पे पहुंचना होता है उतने पे पहुंच जाता है। तो ऐसा कहाँ पर होता है, मान लो मेरे पास एक थर्मस है, जो हमारी बॉटल्स होती है ना जिसमें गर्म पानी होता है, उसमें मैं गर्म पानी डालता हूँ और वो इंसुलेटेड है ना, उससे हीट ट्रांसफर नहीं होता, टेक्निकली नहीं होना चाहिए आइडियल केस में। और उसमें यहाँ पर अंदर मेरे पास कुछ तो कंटेनर की कुछ तो लाइनिंग होगी, मान लो कॉपर का बना हुआ है या स्टील का बना हुआ है। जैसे इसमें पानी डालता हूँ ये इतना पतला सा होता है कि तुरंत वो भी पानी के टेम्परेचर पर आ जाता है, तो बहुत ही कम वो हीट लेता है और इस तरीके से उसका भी टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो हमारे पास उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो नहीं, हीट कैपेसिटी वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो चीज़ हम पढ़ लेंगे। पर अगर ये मटेरियल कुछ ऐसा हो जो तुरंत टेम्परेचर बदल ले तो ये भी पॉसिबल हो सकता है हमारे पास। इसको हम बोलेंगे इंटीरियर ऑफ अ थर्मल फ्लास्क। ऐसे मटेरियल से बनाए जाते हैं कि जिसकी एस की वैल्यू बहुत ही कम हो, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। अब एक सवाल आपसे, क्या एस की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? हमारे पास हीट कैपेसिटी नेगेटिव हो सकती है? रियल लाइफ में हम ऐसा देखते नहीं, आमतौर पर कभी भी हमारे को टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट देनी पड़ती है ना। अगर एस की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें नेगेटिव हीट देनी पड़ेगी, यानी कि हीट निकालनी पड़ेगी। यानी हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ है जिससे मैं हीट निकाल लेता हूँ तो वो ठंडा होने की वजह और गर्म हो जाती है। तो कोई एक ऐसी पर्टिकुलर चीज़ नहीं होगी, लेकिन हम ऐसे सिस्टम्स जरूर डिज़ाइन कर सकते हैं और वो डिज़ाइन कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वहाँ पे लेटेंट हीट का कुछ यूज़ आता है। मैं आपको अभी समझाता हूँ वो कैसे होता है, लेकिन वो होता है सैचुरेटेड वाटर वेपर में। तो कभी आपसे एक ऐसा छोटा सा वन लाइनर सवाल हो सकता है, क्या एस की वैल्यू नेगेटिव होती है? 4 ऑप्शन किस में होती है? तो हमारे को टिक करना है सैचुरेटेड वाटर वेपर। क्यों होता है ऐसा? देखो हमारे पास एक सैचुरेटेड यहाँ पर वाटर वेपर है और यहाँ पे पानी भरा हुआ है खूब सारा। अगर मैं इसको गर्म करता हूँ तो गर्म करने से क्या होगा यहाँ पर पानी और इवेपोरेट कर जाएगा। तो गर्म करने से टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा है। तो इसको टेम्परेचर बढ़ाना ही है मुझे, तो कैसे बढ़ाऊंगा मैं? तो यहाँ से मैं इसको कंप्रेस कर दूंगा। कंप्रेस करूंगा तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा और प्रेशर बढ़ने के कारण थोड़ा सा उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और थोड़ा सा यहाँ पर कंडेंसेशन भी होगा। अब कंडेंसेशन में हमें हीट निकलती है, ये चीज़ हम पढ़ेंगे, और प्रेशर देने में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा उसके ऊपर। तो इफेक्टिवली आप देखोगे कि जितना हम वर्क करते हैं उससे ज़्यादा यहाँ पर निकल जाता है। तो टेक्निकली हमने उसकी एनर्जी सिस्टम से खींच ली, फिर भी उसका टेम्परेचर बढ़ गया, इसलिए यहाँ पर एस की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। सारी कैलकुलेशन हमारे सिलेबस से बाहर है, तो हम बस समझ लेंगे सैचुरेटेड वाटर वेपर के लिए एस की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये एक पॉइंट हमें याद रखना चाहिए। कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की कुछ वैल्यूज हैं जो कि एक किताब में दी हुई हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखो सबसे पहले बहुत सारी मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, हमारे पास सिल्वर, टंगस्टन, सबकी कुछ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। देखो इसकी एल्यूमिनियम की बहुत ज़्यादा है, फिर कम ही होती जा रही है। टंगस्टन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम है। टंगस्टन क्या है? जो बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है वो टंगस्टन है, तो उसकी हीट कैपेसिटी बहुत कम है, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ाने में बहुत ही कम एनर्जी हमें देनी पड़ती है, इसीलिए बल्ब ऑन करते ही तुरंत वो जल जाता था, राइट। अगर उसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती तो उसको थोड़ा समय लगता गर्म होने में, है ना, उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है अपना टेम्परेचर बढ़ाने में, तब जाकर के ब्राइट रोशनी आती। अच्छा, इन सब वैल्यू से एक अलग ही वैल्यू स्टैंड आउट कर दिया, ये है हमारा वाटर। इन सब से देखो बहुत ज़्यादा है, इनमें जो भी हाईएस्ट था उससे भी 4 गुना से थोड़ा ज़्यादा ही बड़ी है। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसका यूज़ हम करते हैं, इसको कूलेंट बनाते हैं। कैसे, वो सब चीज़ें जब हम फेस ट्रांसफ़र, फेस चेंज सीख लेंगे उसके बाद डिटेल में देख लेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर देखो, आइस की जो कैपेसिटी है वो वाटर की कैपेसिटी एग्जैक्टली हाफ के बराबर है। तो यहाँ पर स्टीम की नहीं दी हुई है वैल्यू, तो भी मैं इसको यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ कि हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस होती है वो होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टीम के ऑलमोस्ट बराबर, बोलूँगा मैं इसको, ऑलमोस्ट बराबर होती है। और इन दोनों वैल्यू को हम मानते हैं एस वाटर डिवाइडेड बाय 2। तो बहुत सारी न्यूमेरिक कैलकुलेशंस में हमारे पास स्टीम होगी, आइस होगी, तब हम इस तरीके से वैल्यूज हमें मान लेनी है। और लास्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज सबसे, मर्करी की देखो, यहाँ पर सबसे कम वैल्यू ऑलमोस्ट मर्करी की ही है। तो मर्करी की हीट कैपेसिटी कम होने का मतलब क्या हो कि मर्करी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें बहुत कम हीट देनी पड़ेगी। इसीलिए मर्करी थर्मोमीटर्स में जो मर्करी होती है उसका टेम्परेचर
थोड़ी सी ही बॉडी से हीट लेता है और वो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाता है और हमें टेम्परेचर यहाँ रीड कर पाते हैं। नहीं तो मान लो मर्क्यूरी की जगह हम वाटर यूज़ कर लें तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी अपना टेम्परेचर बढ़ाने में, बढ़ा करके हमारे बॉडी के टेम्परेचर के बराबर लाने में, तो बहुत देर लगेगी हमें एक्यूरेट रीडिंग लेने में। या मर्क्यूरी में हमें फास्ट रीडिंग्स लेने को मिल जाती। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज इनको देख के आपको लगेगा क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट होती है? तो नहीं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वेरिएबल होती है समय के साथ टेम्परेचर के साथ वो बदल सकती है। हमें वो सब चीज़ें नहीं पढ़नी है, लेकिन फिर भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वेरिएबल हीट कैपेसिटी वाले, तो देख लेते हैं वो कैसे होते हैं। हे कैलोरीमीट्री अगर आपको पसंद आ गई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार। इसके साथ नहीं खेलना चाहिए, एप्पल पेंसिल के साथ खेलना इज़ फाइन। ओके, दैट इज़ ऑल्सो नॉट फाइन। दोनों टूटेंगे तो एक से मेरे जिस्म पे खून आ सकता है, दूसरे से मेरी पॉकेट में खून आ सकता है, जो काफ़ी गहरी चोट होती है। प्लीज़ यार क्रैश ऐप को सपोर्ट करो। उसके लिए आप QR कोड को स्कैन कर सकते हो, उससे मुझे डायरेक्टली हेल्प करोगे आप, और आने वाले टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए मैं बहुत सारे वीडियोस बना पाऊँगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, प्लीज़ क्रैश ऐप को सपोर्ट करो। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी है, उनको भी ज़रूर देखना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।